दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जमकर मारपीट, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। वहीं पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने की कोशिश जारी, राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। वहीं मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, गाँव किसान से लेकर बिजली के लिए हुए बड़े ऐलान। वहीं यूपी चुनाव में मुस्लिमों का दिल जीतेगी भाजपा, हर विधानसभा से 5000 वोट पाने की रणनीति। वहीं मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, चुनाव तक लखनऊ में डालेंगी डेरा। वहीं पश्चिम बंगाल के छात्रों को ममता सरकार का बड़ा तोहफा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च, 10 लाख तक मिलेगा लोन। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जमकर मारपीट, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। ये आपको बता दें कि यूपी गेट पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट की घटना सामने आई। इसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ लोगों को चोट लगने का भी दावा किया गया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत में आंदोलन स्थल के पास मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान किसानों ने भी इस बात पर आपत्ति जताई और उनको काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता ने बताया कि हम अपने नेता का स्वागत कर रहे थे और तभी कुछ लोग आए और उनके हाथों में लोहे के डंडे वगैरह थे। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बीजेपी रणनीता सिंह महानगर उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत में हम शांतिपूर्ण खड़े हुए थे। उसी दौरान राकेश टिकैत के समर्थक हथियार लेकर आ गए और हमारी बहनों के साथ मारपीट की, जिससे कई महिलाएं चोटिल हो गई हैं। दूसरी ओर किसानों का आरोप है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पहुंच गए और किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी किसानों और उनके बीच में मारपीट हुई। किसानों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे। किसानों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने बताया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता झंडे लेकर आंदोलन स्थल पहुंचे हुए थे। उसी दौरान किसानों के बीच मारपीट हुई। हम पुलिस को इस घटना की शिकायत देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों और बीजेपी के बीच में जमकर झड़प हो गई है। अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में बड़ी कलह को खत्म करने की कोशिश जारी, राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लंबी बैठक की। इसके बाद शाम को वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिले। प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी जी के साथ लंबी मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान संगठन या फिर सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू को कोई अहम जिम्मेदारी देकर मनाने की कोशिश में है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके साथ काम नहीं कर सकते। हाल ही के कुछ हफ्तों में नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम भी नहीं उठाए गए। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की कलह दूर करने के प्रयास के तहत राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में पार्टी के कई नेताओं के साथ मंथन किया था। पार्टी की 3 सदस्यीय समिति ने भी 100 से अधिक नेताओं और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मंत्रणा की थी, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने खुद कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि इसी बीच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब की कलह शांत हो सकती है। और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, गांव किसान से लेकर बिजली के लिए किए बड़े ऐलान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। साथ ही देश में गाँव-गाँव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6,28,00,000 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं, उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं, लेकिन मोदी सरकार
सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। इसके लिए 93,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी, खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े, इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19,000 करोड़ दिए हैं। वहीं 97,000 करोड़ रुपए बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए और 1,22,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव में मुस्लिमों का दिल जीतेगी भाजपा, हर विधानसभा से 5,000 वोट पाने की रणनीति। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इसके लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रणनीति बना रहा है। इसके तहत वह उत्तर प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर घर तक पहुंचकर उन्हें केंद्र और यूपी सरकार की उन योजनाओं की जानकारी देगी। आपको बता दें कि ये भी बताया जाएगा कि भाजपा को आज के शिखर तक पहुंचाने में मुस्लिम समाज के नेताओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। इसका उद्देश्य ये भी है कि अल्पसंख्यक समुदाय से भाजपा की वैचारिक दूरी को पाटा जा सके। लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के कम से कम 5,000 वोट हासिल किए जाएं ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। अल्पसंख्यक मोर्चा अब तक लगभग 20 राज्यों में टीम बना चुका है। भाजपा संगठन की दृष्टि से पूरे देश में 1200 से ज्यादा जिले हैं। इन सभी जिलों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इनके नीचे तहसील स्तर पर 5-5 कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में इन कार्यकर्ताओं के ऊपर 25-25 अल्पसंख्यक घरों तक पहुंचकर उन्हें अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। अनुमान है कि अगर एक परिवार में 4 वोटर भी हैं तो एक तहसील से 500 और एक विधानसभा क्षेत्र से 5,000 अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ा जा सके। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक पार्टी के हर बड़े फैसले में मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधित्व रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है और भाजपा ने हर विधानसभा से 5-5 हजार मुस्लिम वोटरों को पाने की उम्मीद जताई है। अगली बड़ी खबर, मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, चुनाव तक लखनऊ में डालेंगी डेरा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव तक लखनऊ में कैंप करेंगी। प्रियंका ग्राउंड जीरो से पार्टी के लिए काम करेंगी और कुछ यात्राएं भी निकालेंगी। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की यात्रा की शुरुआत जुलाई में चित्रकूट से हो सकती है। पार्टी की प्रदेश इकाई प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को फाइनल करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। वहीं छोटे दलों की गठबंधन वाली प्राथमिकता में कांग्रेस नहीं है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस में पार्टी के नेताओं को लेकर भी मुसीबत है, क्योंकि कई पुराने दिग्गज पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के सामने सभी 403 सीटों पर प्रत्याशियों का भी संकट है। आपको बता दें कि ऐसे में प्रियंका गांधी ने अपनी हाथ में बागडोर ले ली है और प्रियंका गांधी चुनाव तक अब लखनऊ में ही डेरा डालेंगी। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के छात्रों को ममता सरकार का बड़ा तोहफा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च, 10 लाख तक मिलेगा लोन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने छात्रों के लिए बुधवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में आज छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधारण वार्षिक ब्याज दर पर इस योजना के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित समिति ने बुधवार को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। NHRC कमेटी ने सीलबंद लिफाफों में अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। इसमें विस्तृत सूचकांक और पहले निष्कर्ष है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। इसे 30 जून को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को इसी कमेटी के सदस्यों पर हमला भी किया गया था।
लेकिन इसके बावजूद भी कमेटी ने आज कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। यहाँ आपको बता दें कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नियम, विधान व दिशा निर्देश बनाने की मांग की है। याचिकाकर्ता फिरोज बख्त देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बड़े भाई के प्रपौत्र हैं। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि देश की बहुत सारी समस्याओं की मुख्य वजह जनसंख्या है। याचिका में दावा किया गया है कि भारत की जितनी जनसंख्या सरकारी रिकॉर्ड में बताई जाती है, वास्तविक जनसंख्या उससे बहुत अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक देश की जनसंख्या 150 करोड़ से भी अधिक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत विकास के सभी पैमानों पर पिछड़ा नजर आ रहा है। भारत में 50% समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट है। याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण स्वच्छ हवा व पेयजल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सहित अन्य अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही इस याचिका में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी के लिए भी जनसंख्या विस्फोट को ही जिम्मेदार बताया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भाजपा नेता व वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से भी दायर इस तरीके की याचिका पर नोटिस जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और बड़ी खबर, कोविड मुआवजे पर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया गलती सुधारने का मौका। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। शीर्ष अदालत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का बढ़िया मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि कांग्रेस कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लगातार उठा रही है। 28 जून को भी राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। ये उनकी जरूरत है और उनका अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया है कि मरने वालों के परिजनों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस फैसले को स्वागत किया है और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द मुआवजे की राशि तय करे और सभी पीड़ितों को दिया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।